अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम इंशाल्लाह ताला कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी के बारे में जो है कंप्लीट जो है कोर्स है, जो कि इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला थ्योरी भी होगी, प्रैक्टिकल भी होगा। कंप्लीट कोर्स की शक्ल में जो है मैं आपको सीबीटी एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने, और इंशाल्लाह ताला इस तरीके से बयान करूँगा कि दोबारा आपको कहीं पे किसी महंगे इंस्टीट्यूट में जाकर या फिर आप लोगों को ऑनलाइन कहीं पे महंगी फ़ीसें देकर, ज़्यादा फ़ीसें देकर जो है सीबीटी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला कहते हैं ना, जिस तरह की चीज़ को घोल के पिला देते हैं, इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊँगा, इस तरीके से सिखाऊँगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला इस तरीके से क्लियर होंगे कि आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत रह जाएगी, जो कि आप लोगों ने खुद करना होगा। अदरवाइज़ थ्योरी और प्रैक्टिकल जो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, वो उस चीज़ से आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ख़ासकर वो स्टूडेंट्स जो साइकोलॉजी कर रहे हैं, फाइनल सेमेस्टर या उनका सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, या फिर वो कंप्लीट कर चुके हैं अपना बीएस, उन लोगों के लिए ये एक बेस्ट वीडियो है। साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेस्ट वीडियो है। उसके अलावा जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं। ख़ुद को अगर वो कंसल्टेशन करना चाहते हैं, खुद को की थेरेपी करना चाहते हैं वो, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो जो है ये बेस्ट वीडियो है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सीबीटी हम लोगों की मेंटल हेल्थ के बारे में उनको एम्पावर कराना चाहते हैं, तो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी एक बेहतरीन तरीका है। सीबीटी सिर्फ स्पेशलिस्ट के लिए नहीं बनी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ ज़रूरी नहीं कि साइकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट ही इस्तेमाल करें इसको, ये क्लाइंट पेशेंट के इस्तेमाल के लिए भी है। सीबीटी सबसे सीखने के लिए सबसे पहली थेरेपी है जिससे स्टूडेंट्स जो हैं वो थेरेपी करना सीखते हैं। सीबीटी में थेरेपिस्ट एक हेल्पर का रोल अदा करता है, क्लाइंट को हेल्प करता है कि वो अपनी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करे। बेसिक्स ऑफ सीबीटी। डॉक्टर एल्बर्ट एलिस स्टार्टेड आरईबीटी, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। बाद में आरईबीटी को सीबीटी का नाम दिया गया। पहला प्रिंसिपल जो है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सीबीटी, यू फील द वे यू थिंक। आप जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे। और सेकंड प्रिंसिपल क्या है, यू आर नॉट योर थॉट्स। एक तरफ तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसा सोचेंगे वैसा महसूस करेंगे, दूसरी तरफ कह रहा हूँ कि आप में और आपकी थिंकिंग में बहुत फ़र्क है। जितनी जल्दी आप ये फ़र्क जान लेंगे, इतना ही खुद को मुसीबत से बचा सकेंगे। एक तरफ रियलिटी है, रियलिटी के बारे में आप कुछ थॉट्स रखते हैं, उन थॉट्स के रिजल्ट्स में इमोशंस पैदा होते हैं। जब आप एक बार ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि रियलिटी मेरी थॉट से डिफ़र भी कर सकती है, तो रियलिटी पर आप पर इतना ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं डालती जितना वो आमतौर पर डालती है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मैंने एक कमेंट पिन किया है जिसके अंदर तमाम टॉपिक्स को 1 बाय 1 लिखा हुआ है और उन टॉपिक्स के आगे टाइम है। आप लोग वीडियो देखने के बाद जो है कोई टॉपिक जो है रिवाइज़ करना चाहते हैं या डायरेक्ट किसी टॉपिक पर जाना चाहते हैं, तो टॉपिक के सामने जो टाइम लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वीडियो जो है उस टॉपिक से स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है लर्निंग एंड थॉट्स। अच्छा, यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं हम लैंग्वेज की। थॉट्स और लैंग्वेज का क्या क्या ताल्लुक है आपस में। व्हाट इज़ रिलेशन ऑफ लैंग्वेज विद आवर थॉट। जब शुरू में लोगों का ख्याल था कि लैंग्वेज और थॉट एक ही चीज़ है, क्योंकि इंसान अपनी लैंग्वेज में ही सोच रहा होता है, लेकिन बाद में विजुअल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया। हम चीज़ों के इमेजेस को जहन में लाते हैं। मसलन आपसे कोई कहे कि घर का रास्ता बताएं, तो आप अपने जहन में पहले उस घर के रोड को लेकर आते हैं जिस पर घर होता है, फिर घर की पिक आपके सामने आती है, फिर दरवाजे की तस्वीर सामने आती है। यानी ये सब आप अगले इंसान को बता भी रहे होते हैं और साथ साथ आपके जहन में ये चीज़ें चल भी रही होती हैं, एक इमेजरी की शक्ल में ये चीज़ें आपके जहन में चल रही होती हैं। नेक्स्ट है REBT इज़ नॉट जस्ट अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग। अक्सर कहते हैं ना कि बहादुर बनो, उठो, हिम्मत ना हारो, बार बार कोशिश करो। CBT एक मोटिवेशनल स्पीकिंग नहीं है। अगर एक बंदे के साथ बहुत बुरा हुआ है और हम कहते हैं कि खैर है, कोई नहीं, उठो, हिम्मत करो, बर्दाश्त करो, तो ये चीज़ ज़्यादा पुरअसर नहीं होती, ये ज़्यादा देर काम नहीं करती। अगर करती भी है तो सिर्फ कुछ देर के लिए। REBT या CBT बेसिक पर्पज़ इज़ टू डील विद पेनफुल रियलिटी इन अ रैशनल एंड लॉजिकल वे। ये CBT का बेसिक पर्पज़ है। बेसिक मॉडल्स ऑफ CBT। ABC। A is activating event, B is belief and C is consequence.
एक्टिवेटिंग इवेंट कोई भी ऐसा वाक्य जिससे प्रॉब्लम शुरू होती है वो उसको ए से जाहिर करते हैं, एक्टिवेटिंग इवेंट। बी क्या है? बिलीव्स। बी वो इरेशनल बिलीव्स हैं जिसने आपको कॉन्सिक्वेंस पर मजबूर किया। ये शख्स मेरी बेइज्जती कर रहा है, ये आपका बिलीव है, और मेरे जो है मैं अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मतलब कि ये बिलीव की एक एग्जांपल है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? इमोशंस और बिहेवियर्स, यानी कि सी वो इमोशन जो बिलीव जो ए के नतीजे में पैदा होते हैं, यानी कि ए के नतीजे में बी पैदा हुआ, बी के नतीजे में सी पैदा हुआ। एक एक्शन आता है, ठीक है, एक प्रॉब्लम होती है, उसके नतीजे में हमारे जहन में एक चीज़ आती है, और उस चीज़ जो हमारे जहन में आती है, जो बिलीव हमारे जहन में पैदा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर एक्शन लेते हैं। ये सी होता है हमारा, कॉन्सिक्वेंस होते हैं, बिहेवियर होता है जो हम अडॉप्ट करते हैं। एग्जाम्पल है कि एक शख्स ने आपको बुरा भला कहा, ये एक एक्टिवेटिंग इवेंट है ए, और आपके जहन में आया कि ये शख्स जो है ये मेरी बेइज्जती कर रहा है और मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बिलीव है, और आप गुस्से में आ जाते हैं और उस शख्स के थप्पड़ मार देते हैं। ये कॉन्सिक्वेंस है। फ़र्ज़ करें आपका बिलीव ये होता है कि ये शख्स बहुत अच्छा है, अभी गुस्से में है, इसलिए ऐसा बोल रहा है, आज शायद ये ज़्यादा स्ट्रेस में है और मेरी गलती भी तो ज़्यादा थी। अब देखें, लॉजिक और रैशनल थिंकिंग के ज़रिए आपने कॉन्सिक्वेंस को बदल दिया। अब आपको उस बंदे पे गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपने जो बिलीव उस बंदे के जहन में आया ना, आपके जहन में उस बंदे के बारे में वो पॉजिटिव आया, तो कॉन्सिक्वेंस भी उसके पॉजिटिव हो गए। हाउ टू चेंज नेगेटिव और इरेशनल बिलीव्स टू पॉजिटिव एंड रैशनल बिलीव्स। ए बी सी मॉडल तो वही है, और डी ई जो है इसका आगे जो है वो इसको चेंज करने के लिए, पॉजिटिव में चेंज करने के लिए। डी इज़ डिस्प्यूटिंग। आपका ये बिलीव कि मेरी बेइज्जती हो रही है, मेरी बेइज्जती से बुरी कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती, मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, ये कौन होता है इस तरह मेरे साथ बात करने वाला? डिस्प्यूटिंग के ज़रिए थेरापिस्ट या आप ख़ुद अपने बिलीव्स को चैलेंज करते हैं। क्या वाकई ये बहुत बुरी चीज़ है? क्या वाकई आपके साथ बेइज्जती ज़्यादती हुई है? क्या वाकई आपकी कोई गलती नहीं थी? ई इफ़ेक्टिव बिलीव, वो लॉजिकल बिलीव जो आपको कोप करने में मदद देता है एक अनप्लेजेंट पेनफुल सिचुएशन से बचने के लिए। ए बी सी इज़ अ प्रॉब्लम, डी ई इज़ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है इरेशनल बिलीव्स गिवन बाय एल्बर्ट एलिस। कुछ इरेशनल बिलीव्स बयान किए थे एल्बर्ट एलिस ने, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। पहला है नंबर 1, मुझे ज़िंदा रहने के लिए हर शख्स का प्यार अप्रेजल चाहिए जो कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अहम है। कोई शख्स मतलब कि ज़रा सा भी अहम है मेरी ज़िंदगी में, कोई वैल्यू है उसकी, तो उसका प्यार मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरी ज़िंदगी जो वो इनकम्प्लीट है। नंबर 2, जो लोग बुरा बिहेव करते हैं वो ईवल्स हैं, ऐसे लोगों के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। नंबर 3, जब लोग आपके अकॉर्डिंग नहीं होते तो आप उनको हॉरिबल या टेरिबल समझते हैं। ये सोचने की बजाय हमें सोचना चाहिए कि हम उन लोगों के लिए जो है वो कैसे वो लोग हमारे लिए जो है बेनिफिशियल हो सकते हैं, या फिर किस तरह हम उन लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इनको एज इट इज़ कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नंबर 4, जब माहौल के हालात ख़राब होते हैं तो हम भी परेशान हो जाते हैं, एंशियस हो जाते हैं। इसकी बजाय हमें सोचना चाहिए कि रिज़ल्ट्स में तो जो है बहुत सी चीज़ें जो है ख़राब हो सकती हैं, हकीकत में बहुत सी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन न्यूरोसिस हमारी इंटरप्रिटेशन की वजह से होता है। यानी हम इन हालात को जिस तरह लेंगे, जिस तरह परसीव करेंगे, उसी तरह वो हमारे सामने शो होंगे। नंबर 5 इरेशनल बिलीव है कि दुनिया में मौजूद डेंजरस चीज़ों के बारे में सोचकर हमेशा लोग परेशान रहते हैं। इसकी बजाय हमें चाहिए कि इस डेंजर को रिमूव करें। अगर रिमूव नहीं कर सकते तो इसको एक्सेप्ट करके आगे चलें। नंबर 6, किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से अवॉइड करना, चिल करना हमें हमेशा खुश रख सकता है। लेकिन अगर हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते रहेंगे तो बाद में एक बड़ी मुसीबत जो है वो हमारे सामने आ सकती है, हम उसके सामना करने के काबिल नहीं होंगे फिर। नंबर 7, कुछ लोग चाहते हैं कि वो काम करें, इसमें जो भी काम करें वो बेहतरीन हो, हर अच्छे काम में टॉप करें, कभी ना काम ना हो। अगर ऐसा ना हो तो सब कुछ बेकार है। नंबर 8, हम भी सोचते हैं कि हमारे पास ट्रॉमास हमारे लिए हार्डनेस का बायस बनते हैं, जिसकी वजह से हम जो हैं वो प्रेजेंट लाइफ को अच्छे तरीके से नहीं गुजार सकते, हमारी लाइफ बेकार हो चुकी है।
ऐसा सोचना गलत है। एल्बर्ट एलिस ने कहा कि पास्ट ट्रॉमास के बारे में सोचना ज़रूर चाहिए, इनसे लेसन लेने के लिए, दोबारा इस चीज़ से बचने के लिए, लेकिन ये सोचना कि हम डैमेज हो गए हैं, नाकारा हो गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नंबर 9, मुझे खुद को हर वक्त परफेक्टली जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। अपने इमोशंस और थॉट्स पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। रिजल्ट्स को हमें फेस करना चाहिए और मुख्तलिफ सिचुएशंस को फेस करना चाहिए। नंबर 10, इनर्शिया से हैप्पीनेस होती है, यानी हमें हरकत करने की ज़रूरत नहीं, हम सब कुछ जो है खुद से हमारे पास आ जाएगा। हैप्पीनेस इनर्शिया से नहीं बल्कि ख़ुद को काम में एब्जॉर्व करने से आती है। फ़्लो की कंडीशन के बारे में आप जानते हैं ना कि एक बंदा दिल से काम करता है तो फ़्लो की कंडीशन में वो चला जाता है, टाइम भी उसका बहुत अच्छा गुजर जाता है और टाइम गुजरने का उसको पता भी नहीं चलता। इसका कंसेप्ट जो है फ़्लो का मिहाली ने पेश किया था। नंबर 11, हमारा इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं और एक्सटर्नल इवेंट्स जो हैं, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल की वजह से जो है वो हमारे जो है साथ जो कुछ भी होता है एक्सटर्नली होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम अपने इमोशंस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। ये थे REBT के इरेशनल बिलीव जो कि एल्बर्ट एलिस ने हमें दिए थे, हमारे सामने पेश किए थे उसने। एरन टीबैक्स डिसफंक्शनल थॉट्स। नंबर 1 है ब्लैक एंड वाइट, ऑल आर नन। ये नहीं तो कुछ नहीं, मेरी फ़लाँ लड़के या लड़की से शादी हो जाए वरना मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँगा। मैंने मेडिकल कॉलेज में जाना था, नहीं जा सका, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मेरी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। हमें ये सोचना चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट के अलावा भी बहुत से शेड्स ऑफ ग्रे होते हैं, एक चीज़ के बहुत से ऑप्शंस होते हैं। नंबर 2, मैजिकल थिंकिंग। इट हैज़ फर्दर 2 टाइप्स। पहली है फॉर्चून टेलिंग। आपने कोई काम शुरू किया, आप कहते हैं कि ये काम मुकम्मल नहीं होगा क्योंकि पहले भी मेरा कोई काम ठीक नहीं हुआ। आप पहले से नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन कर लेते हैं। नंबर 2, कोई बंदा आपकी तरफ देख रहा है तो आप सोचते हैं कि ये बंदा मेरे बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट नंबर 3 पर है, अगर एक चीज़ तकलीफ़देह होती है, परेशान कुन होती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। हम कहते हैं कि अब तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब तो कुछ भी नहीं रहा। इसको कैटास्ट्रोफाइजिंग का नाम दिया जाता है। नंबर 4, ओवर जनरलाइजेशन। तमाम लोग अनरिलायबल होते हैं, तमाम औरतें बेवफा होती हैं, मतलब कि एक मसला बनता है किसी एक के साथ तो सब लोगों पर उसको जो है वो अप्लाई कर देते हैं। नंबर 5, मिनिमाइजिंग और मैक्सिमाइजिंग। आप अपने बड़े और जो बुरे और घटिया से घटिया काम को जस्टिफिकेशन देकर मिनिमाइज़ कर लेते हैं, और किसी ने अगर दूसरे बंदे ने छोटी सी भी कोई बुरी बात कर दी तो आप उसका बतंगड़ बना लेते हैं और उसको बहुत बुरा भला कहते हैं। नंबर 4, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। ड्राइंग अ कंक्लूजन विदाउट एनी रियल एविडेंस। मसलन अच्छा आगे कह रहा है कि पर्सनलाइजेशन। माँ बाप में लड़ाई हुई तो बच्चा ही समझता है कि लड़ाई इसकी वजह से हुई है। नंबर 6, लेबलिंग। मसलन आप किसी चीज़ में फील करते हैं कि आपने जो है वो आप नाकाम हो रहे हैं, या फिर फ़र्ज़ करें आप फेल हो जाते हैं किसी चीज़ में तो आप ख़ुद को फेलियर कहना शुरू कर देते हैं। आप किसी चीज़ को लूज़ करते हैं तो ख़ुद को लूज़र कहना शुरू कर देते हैं। नंबर 7, शुड एंड मस्ट। हमारी डिमांड्स कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए था। बहुत सी डिमांड्स इलॉजिकल होती हैं, ज़्यादातर पास से रिलेटेड होती हैं। मसलन काश मैं अमीर होता, या काश मैं अमीर घर में पैदा होता, छोटे कद का ना होता, मेरा रंग काला ना होता, इस तरह की चीज़ें। नंबर 8, इमोशनल रीजनिंग। आप किसी वजह से एंशियस हैं तो पूरी सिचुएशन को जिसकी वजह से आप एंशियस होते हैं नेगेटिवली इवेलुएट करते हैं, इसको इमोशनल रीजनिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिक टेक्निक्स ऑफ CBT। पहली है जर्नलिंग या डायरी कीपिंग। इसमें क्लाइंट से कहा जाता है कि एक डायरी बनाए। इसमें जो है वो सबसे पहले DTR डिसफंक्शनल रिकॉर्ड के बारे में, डिसफंक्शनल मूड रिकॉर्ड जो होता है बंदे का, उसके बारे में उसको लिखने का कहा जाता है। मसलन एक फ़ीमेल क्लाइंट कहती है कि मेरा रिश्ता देखने के लिए लोग आ रहे हैं, अम्मी ने कहा है कि तैयार हो जाओ। मैं नहीं मानी, मैं कहती हूँ कि लोग जो हैं रोज़ मुँह उठाकर आ जाते हैं, खाते पीते हैं और चले जाते हैं। अम्मी ने मुझे डांटा और बुरा भला कहा, मैं रोने लग गई, ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया।
सिचुएशन है डांटना, मूड रोने लग गई, कमरे में बंद कर लिया। इसके बाद क्लाइंट को इनकरेज किया जाता है कि वो ऐसे मूड के दौरान क्या सोच रहे हैं, इसको एक्सप्लोर करें। सेल्फ टॉक क्या कर रहे हैं वो इस स्पेसिफिक मूड के दौरान, यानी कि मूड की वजह से पैदा होने वाले डिसफंक्शनल थॉट्स को देखा जाता है। जैसे कि मेरी माँ मेरे से प्यार नहीं करती, कोई भी मेरे से प्यार नहीं करता, मुझे नहीं समझता, इसलिए मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं। इस डिसफंक्शनल थॉट को हम अल्टरनेटिव थॉट से चैलेंज करते हैं। मसलन आपके अकॉर्डिंग आपको कोई प्यार नहीं करता, आपकी वालदा आपको प्यार नहीं करती, तो आप इतने अरसे से 22 साल आपकी एज है, तो 22 सालों से इनके साथ कैसे रह रही हैं? उन्होंने आपको इतना बड़ा क्यों किया? आपकी अम्मी ने आपको बचपन में ही क्यों नहीं फेंक दिया, क्यों नहीं मार दिया? अगर वो आपसे प्यार नहीं करती तो आप उनको जो है आपको बीमारियों से बचाने के लिए डॉक्टर के पास क्यों लेकर जाती हैं? ये सवाल तो उस क्लाइंट से पूछे जाते हैं और जो वो जवाब देती है फिर उस अल्टरनेटिव थॉट्स के खाने में उन जवाब को लिख लिया जाता है और फिर इसके बाद दोबारा इनके मूड के बारे में पूछा जाता है। इस सारे प्रोसेस को DTR का नाम दिया जाता है, डिसफंक्शनल मूड रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद इसमें 6 कॉलम्स होते हैं। ये सामने जो है आपके मैंने बनाया हुआ है ये कॉलम, इसको देख लीजिए वीडियो पॉज करके। इससे आपका क्लाइंट आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतर फील करना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसकी कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग आप कह लेंगे वो स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस होता है एक्टिविटी शेड्यूलिंग का। ये आमतौर पर हम डिप्रेशन के क्लाइंट्स के साथ करते हैं क्योंकि ये लोग आमतौर पर घर में रहते हैं, जॉब पर नहीं जाते, काम नहीं करते, तो प्लेयरेबल जो काम है उनके अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होते, किसी चीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं होते ज़्यादातर। इन लोगों के लिए एक्टिविटी शेड्यूलिंग की जाती है। इसके अंदर जो है वो वॉक करवाई जाती है, वॉक करने का उनको कहा जाता है, सोशल स्किल ट्रेनिंग। उसके अलावा इसके अंदर क्या रखें इन लोगों के लिए की जाती है कि सोशल स्किल ट्रेनिंग आमतौर पर ज़्यादातर उन लोगों के लिए जाती है जिनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं या उन्होंने पास्ट में सुसाइड करने की कोशिश की होती है। इसमें एक टेक्निक जो है बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट भी जो है वो किया जाता है इसके अंदर। उसको देखते हैं, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। मसलन एक शख्स डरता है कि वो लोगों के दरमियान किसी पार्टी में मीटिंग वगैरह में नहीं जा सकता क्योंकि वो समझता है कि मेरे से कोई उल्टा काम हो जाएगा। ऐसे लोगों से बहुत से बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट करवाए जाते हैं। इन्हें ऐसी सिचुएशन में ले जाया जाता है जिसमें इनके लिए जो कि ज़्यादा अहम नहीं होती। मसलन इनमें जाकर वो ख़ुद को एक चेक कर सकते हैं, मतलब कि वो कहेंगे कि अच्छा चलें आप जो हैं वो आपको डर लगता है कि आप रिश्तेदारों के सामने जाएंगे, कोई इस तरह की हरकत कर देंगे उल्टी सीधी कि आपकी इंसल्ट होगी, तो आपको ऐसे लोगों में ले जाते हैं जो कि अननोन है, जो कि आपको जानते ही नहीं है, तो उनके अंदर आप उल्टी हरकत करेंगे बिना तो इतना मसला नहीं बनेगा। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन होती है जिसके अंदर उनको ले जाया जाता है। तो लोगों से वो मिलते हैं, बातचीत करते हैं, कोई मसला अगर नहीं बनता तो सेम जो है ना उनको फिर उस कंडीशन में ले जाया जाता है जहाँ पर उनके रिलेटिव्स होते हैं, यानी कि इस तरह की, क्योंकि वो पहले डर रहा था अपने रिलेटिव से कि रिश्तेदारों से, वो जानने वाले लोगों के साथ उनके सामने इंसल्ट हो जाएगी, लेकिन अननोन लोगों के सामने उसको ले जाया गया तो उसने कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं की, तो उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपने रिलेटिव्स के सामने भी अगर जाऊँगा तो मैं कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करूँगा। तो इस तरह जो है इस बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं, यानी कि क्लाइंट को जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन लगती है उनको कोई बिल्कुल इजी सिचुएशन में उसके बिल्कुल इजी वर्जन के अंदर ले जाकर एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपोजर यूज्ड फॉर पैनिक अटैक्स। इसमें मेडिकल चेकअप कराया जाता है पहले कि क्लाइंट को कोई फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम तो नहीं जिसके को अर्जेंटली देखने की ज़रूरत है। अगर ऐसा नहीं है तो उस पैनिक को कैसे हैंडल करते हैं। क्लाइंट को कहते हैं कि वो सारी फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स बताए जिससे उसको लगता है कि वो मरने वाला है। मसलन क्लाइंट को लगता है कि अचानक से उसको दिल में दर्द उठी है या दिमाग में जो है दर्द हो रही है या उसे लगता है कोई रग उसकी फटने वाली है। टेस्ट हो चुके हैं, हमें पता है कि ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन ये सब क्लाइंट को लगता है। फिर हम क्लाइंट से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम आपको ये फील होगा तो आप अपने आप को बताएंगे कि आप मर नहीं रहे, ये गैस की वजह से हो रहा है या कोई पुरानी चोट है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इस एंजाइटी को बियर करना और ख़ुद को बताते रहना कि ये कोई दिल की बीमारी नहीं है, ये जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये गैस की वजह से हो रहा है या पसलियों में किसी वजह से हल्की सी दर्द है। इस चीज़ को हम इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपोजर का नाम देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है प्ले द स्क्रिप्ट अंटिल द एंड। मसलन हम सोचते हैं कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, घर से डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, दोबारा फीस जमा करवानी पड़ेगी। वैसे भी इस दफ़ा अच्छी तैयारी नहीं थी, अगली बार ज़्यादा अच्छी तैयारी कर लूँगा और ज़्यादा अच्छे नंबर आ जाएंगे। यानी हम स्क्रिप्ट को आखिर तक लेकर जाएं तो हम कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, क्या कुछ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। आपको कोई मार तो नहीं देगा, ज़िंदा कोई खा तो नहीं जाएगा ना। मतलब कि इंसान जो सोच रहा होता है ना, उसी चीज़ को हम कहते हैं कि आखिर तक बताए वो क्या सोच रहा है। और जब वो आखिर तक बता देता है ना, तो उसी चीज़ को हम दोबारा से एक्सप्लेन करते हैं उसके सामने एक लाइट शक्ल के अंदर ना, यानी कि उसको फिर हम ज़्यादा स्वेरिटी को कम करने की कोशिश करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यानी कि आपके वालिद हैं, आपको अगर थोड़ा बहुत मारेंगे भी, डांट भी लेंगे, तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप दोबारा से तैयारी करें, इस दफ़ा आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई, अगली दफ़ा आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप पास भी हो जाते तो इतने अच्छे नंबर नहीं आने थे, लेकिन अब अच्छे नंबर फेल हो गए हैं तो अगली ज़्यादा तैयारी करेंगे, अगली बार आप ज़्यादा अच्छे नंबर ले लेंगे। नंबर 6, फैक्ट चेकिंग और रियलिटी चेकिंग। मसलन एक क्लाइंट जो कहता है कि मेरे घर में, मेरे रास्ते में कैमरे लगे हुए हैं और मुझे मेरी हर बात को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। इनसे कहा गया कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपका डिल्यूजन हो। आप एक काम करें, ये ज़रा चेक तो करें कि कैमरास कहाँ कहाँ लगे हैं। वो घर जाता है, कैमरे तलाश करता है, लेकिन कैमरे उसे नहीं मिलते। वो कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है ये मेरा डिल्यूजन ही हो। कोपिंग स्टेटमेंट्स, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स क्लाइंट पर को लिखकर जो है चिट्स पर लिखकर क्लाइंट को दे दी जाती हैं। मसलन आई एम नॉट वर्कलेस, आई कैन फेस माई एनजाइटी। छोटी छोटी स्टेटमेंट्स क्लाइंट के साथ मिलकर इसकी ज़बान में बनाई जाती हैं, जिनको वो बार बार देखता है, ताकि वो वो उसे याद दिलाते रहें कि वो चीज़ों को फेस करने की काबिलियत रखता है। रिफ्रेमिंग, इसमें हम अपनी वीकनेस को, चैलेंज जिसको ये ऐसी सिचुएशन में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें वो हमारी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। मसलन एक बंदा कहता है कि मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, लेकिन वो एक साइकोलॉजिस्ट स्टूडेंट भी है, तो आप उसे समझाते हैं कि साइकोलॉजिस्ट के लिए सेंसिटिव होना बहुत अच्छी बात है। ख़ासकर हम दूसरों की तकलीफ़ के बारे में बहुत ज़्यादा हसास हैं, तो हम एम्पैथी भी ज़्यादा ज़ाहिर करेंगे और हम अपने क्लाइंट से बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं। जब हम अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ समझना शुरू कर देते हैं, तो ओवर सेंसिटिविटी जो है हमारी, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आ गया टॉपिक CBT केस फॉर्मुलेशन। पहला स्टेप है इसके अंदर आइडेंटिफाइंग इन्फॉर्मेशन पहले क्लाइंट की इकट्ठी की जाती है। सोर्स ऑफ रेफरल, क्लाइंट कहाँ से आया, कौन लेकर आया क्लाइंट को, क्लाइंट खुद आता है या फिर माँ बाप लेकर आते हैं या फिर कोई और साइकोलॉजिस्ट जो है वो रेफ़र करता है उसको। प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, क्लाइंट्स को क्या क्या इश्यूज़ हैं उसी की वर्डिंग के अंदर कंप्लेंट्स नोट की जाती हैं। नंबर 4, सिम्टम लिस्ट, सिम्टम्स की लिस्ट जो है क्लाइंट को इश्यूज़, वही प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ही हो गई तकरीबन। नेक्स्ट है असेसमेंट, यानी कि असेसमेंट को हम इंशाल्लाह ताला इसी वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। नंबर 6 है कॉग्निशंस, क्लाइंट्स थॉट्स। यहाँ पर CBT जो है वो फॉर्मेट के बहुत से तरीके हो सकते हैं, इसको बहुत से तरीके होते हैं लिखने के। इनमें से एक मेथड जो बेस्ट लगता है मुझे, वो मैं आपको बयान करूँगा आपके सामने। कॉग्निशन के अंदर सबसे पहली चीज़ है 4 इरेशनल बिलीव्स। इन सबको एक कॉलम में लिख लिया जाता है 1 2 3 4, और इन चारों इरेशनल बिलीव्स को फिर जो है वो क्लाइंट के जो होते हैं स्पेसिफिक, उनको मेंशन किया जाता है। पहला है सेल्फ डिप्रिकेटरी बिलीव्स, अपने बारे में मनफी ख्यालात, मैं मनहूस हूँ, मैं लूज़र हूँ। नेक्स्ट के अंदर जो है वो क्लाइंट जो तबाही बर्बादी के रिलेटेड होते हैं, इसके अंदर के अगर फ़लाँ काम हो गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसको कैटास्ट्रोफाइजिंग आफुलाइजिंग थॉट्स का नाम दिया जाता है। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बिलीव्स, यानी कि अब मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, या फ़लाँ चीज़ मेरी बर्दाश्त से बाहर है, या फ़लाँ चीज़ ने तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। नंबर 4, डिमांड ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, इरेशनल डिमांड्स, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, या इसके अंदर कह रहा है कि मुझे हसास नहीं होना चाहिए था। आप एक रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इसके अंदर इनकार करते हैं। ये चारों बिलीव जो हैं वो एक कॉलम की शक्ल के अंदर लिख लिए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है इमोशंस, एंगर, एंजाइटी, क्लाइंट के इमोशंस के बारे में लिखा जाता है। बिहेवियर्स,
अवॉइडेंट बिहेवियर है, अग्रेसिव बिहेवियर है, वायलेंट बिहेवियर है क्लाइंट का, किस तरह का बिहेवियर है उसके बारे में डिटेल्स लिखी जाती हैं। नंबर 9 के अंदर है फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, यानी कि क्लाइंट क्या कहता है कि वो उसे ठंड लग रही है, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, हाथों में पसीना आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन की जाती हैं। नंबर 10 फंक्शनल हाइपोथेसिस। मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट मुख्तलिफ मेथड इस्तेमाल करते हैं। मैं एक बहुत ही फेमस डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट हैं अजमल आसिर, डॉक्टर अजमल आसिर की का बयान किया हुआ एक मेथड बताऊंगा। उन्होंने 3 P's का जिक्र किया, प्रीडिस्पोजिंग, प्रिसिपिटेटिंग और मेंटेनिंग फैक्टर्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स के अंदर कह रहा है कि सबसे पहला इसके अंदर है कि ओरिजिन, प्रॉब्लम का आगाज़ कैसे हुआ। मसलन हम कहते हैं कि क्लाइंट की फैमिली हिस्ट्री जो है वो उसके अंदर डिप्रेशन है, या क्लाइंट का जो है वो डिप्रेशन के साथ आया है, तो ये क्या हो गया, ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हो गए। इसकी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशंस या फैमिली हिस्ट्री इसके अंदर शामिल है। उसके अलावा प्यूनिटिव पेरेंट्स होते हैं, यानी कि हो सकता है क्लाइंट की माँ या बाप उसको बचपन में बहुत ज़्यादा मारते हों। चाइल्ड अब्यूज़, फिज़िकल या सेक्सुअल अब्यूज़, क्रिटिकल या कह लें कि अब्यूज़ बाय टीचर्स, कोई टीचर जिसने क्लाइंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया हो या बहुत ज़्यादा मारा हो स्कूल में। बुलिंग बाय अदर ओल्डर चिल्ड्रन इन स्कूल, या घर में भी हो सकता है कि कज़न वगैरह बड़े होते हैं जो उसको मारते हों बचपन में। ये तमाम वो फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइंट के माजी में हुई, जो कि प्रॉब्लम की वजह बनते हैं। इनको प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स कहते हैं। नंबर 2 प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स, फैक्टर्स अकर्ड इन रिसेंट पास्ट। मिसाल, 5 सालों के दौरान शादी के बाद जो मुश्किल हालात हैं, काफ़ी दफ़ा मिसकैरेज हुआ, फिर तलाक हो गई, इसके दौरान जो है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़, रिलेटिव ब्लेमिंग, ये सब चीज़ें, ये सब फैक्टर्स मिलकर बीमारी को इग्नाइट करते हैं। जो बचपन में उसने ट्रॉमा से गुजरा होता है ना, वो इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं, इग्नाइट करते हैं। परपिच्यूटिंग या मेंटेनिंग फैक्टर्स, माँ बाप हर वक्त बुरा भला कहते हैं, क्लाइंट ख़ुद को कोसता रहता है, क्लाइंट सोचता है कि मेरे साथ तो इतना बुरा हो चुका है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्लाइंट जो है वो बाज़-औक़ात सुसाइड करने की भी कोशिश करता है, जो कि मज़ीद बीमारी में इजाफ़ा करती है। फ्लैशबैक्स भी आ सकते हैं क्लाइंट को बचपन में, यानी कि माँ बाप मारते थे उसे, तो इस तरह के मुख्तलिफ़ ख़यालात भी आते हैं। अक्सर वो डरने लग जाता है चीज़ों से, और उसको लगता है कि कोई बंदा आ रहा है और उसको वो मारेगा, या यानी कि वो दूसरे बच्चों ने जो बुली किया होता है उनसे भी वो मतलब कि वो फिर डरते हैं। इस चीज़ के बारे में उनको ख़यालात आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई आएगा अभी उनको मारना शुरू कर देगा या उनको नुकसान पहुँचाएगा। In maintaining factors, 4 kinds of beliefs of client are monitored. इसके अंदर जो हमने 4 का बिलीव्स पढ़े थे अभी कुछ देर पहले, मैंने आपको बताए हैं, जो कॉलम की शक्ल में आपको बताया था मैंने लिखे, उन बिलीव्स की बात कर रहा है। इसी तरह एक एंजाइटी वाले पेशेंट के केस को हम मेंटेनिंग फैक्टर्स को हम एक साइकिल की मदद से देखते हैं कि पहले सबसे ट्रिगर हुआ बीमारी, ठीक है, ट्रिगर होती बीमारी एंजाइटी से अवॉइडेंस से बिलीव से लो टॉलरेंस के बाद दोबारा फिर ट्रिगर होती है, ये चीज़ मज़ीद ट्रिगर होती जाती है, यानी कि एक साइकिल की शक्ल में चलता है। ये सब जो था ये था केस फॉर्मुलेशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि केस फॉर्मुलेशन हम कब करते हैं। ये कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो आप हर सिचुएशन से, हर सेशन से पहले और हर सेशन के बाद रिव्यू करते हैं। ये एक फंक्शनल हाइपोथेसिस है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है इससे हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि हो सकता है क्लाइंट को ये चीज़ हो रही हो। सेशन ख़त्म होने के बाद केस फॉर्मुलेशन को रिव्यू किया जाता है कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया है क्या वो दुरुस्त है, क्या हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली है जिससे केस फॉर्मुलेशन में तब्दीली आ सकती है। अक्सर ये सेशन के बाद केस फॉर्मुलेशन में मौजूद इन्फो को रिवाइज़ करना पड़ता है। शुरू के सेशन में क्लाइंट को आमतौर पर नई नई बातें आपसे शेयर करता है। जैसे जैसे आपका क्लाइंट आपसे का रिलेशन जो है स्ट्रॉन्ग होता जाता है, वो वैसे वैसे वो आपको मज़ीद नई इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करता रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है CBT सेशन स्ट्रक्चर। फर्स्ट सेशन,
आमतौर पर साइकोलॉजिस्ट पहले सेशन में सिर्फ हिस्ट्री लेने पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बहुत से जो डॉक्टर्स हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो इस चीज़ का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक फेमस डॉक्टर आसिर अजमल के बारे में कि उनके अकॉर्डिंग थेरेपी उसी वक्त स्टार्ट हो जाती है जब क्लाइंट ऑफिस में इंटर होता है। क्लाइंट के पहले सेशन जो है वो थेरेपी है, इसके पहले सेशन में बहुत ज़्यादा कह रहा है कि क्लाइंट की जो होती है एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं थेरेपिस्ट से। वो एक मैजिकल क्योर एक्सपेक्ट कर रहा होता है और आपने पूरी कोशिश करनी है कि पहले सेशन में ही थेरेपी का आगाज़ किया जाए। एक क्लाइंट आपके पास आया, बहुत ज़्यादा परेशान है और आप आते ही इससे हिस्ट्री लेना शुरू कर दें, बजाय इसके कि उसको उसकी मर्ज़ी पर छोड़ दें कि वो जहाँ से भी बात का आगाज़ करना चाहे करें। किसी भी जगह से इससे सवाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि स्टार्ट से 0 से स्टार्ट करें कि फैमिली हिस्ट्री बताना शुरू करें, या ये ज़रूरी नहीं है। पहले सेशन में अगर क्लाइंट ख़ुद से सेक्सुअल हिस्ट्री के बारे में बात करता है तो ठीक है, आपने पहले सेशन में इसके रिलेटेड इससे बात नहीं करनी, क्योंकि ये चीज़ जो है वो उस टाइम शेयर की जाती है जब क्लाइंट पर आप पर जो है वो पूरा ट्रस्ट करने लग जाए। अगर क्लाइंट बहुत ज़्यादा एंजाइटी के साथ आया है तो सेशन के स्टार्ट में इसे रिलैक्स करने की कोशिश करें। विजुअल इमेजिंग, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक के ज़रिए जो है वो इवन बाज़ औक़ात जो एक्सट्रीम कंडीशन में क्लाइंट को हिप्नोटाइज़ भी करना पड़ सकता है। क्लाइंट को होमवर्क भी लाजमी दें और इसमें क्लाइंट की मर्ज़ी भी शामिल है कि वो काम कर सकता है या नहीं। पहले सेशन में आपने क्लाइंट को बेसिक मॉडल, जो ABC मॉडल था जो मैंने आपको पहले स्टार्ट में वीडियो के बताया, वो भी अप्लाई करें, उसको समझाएं और आखिर में क्लाइंट से फ़ीडबैक भी लें सेशन के आखिर में कि आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या महसूस हुआ, क्या इस चीज़ में भी कोई ऐसी चीज़ भी थी जो कि आपको अनकंफर्टेबल लगी हो, या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि फ़लाँ वक्त मैंने आपसे फ़लाँ सवाल पूछा था तो वो आपको अनकंफर्टेबल तो नहीं लगा, क्या ऐसा ही है, या अगर आपके ख़्याल में हम मज़ीद बेहतर कर सकते हैं इसको, या क्या चीज़ आपको ठीक नहीं लगी, या किस तरह हम उस चीज़ को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अगर आपको बुरी लगी तो। इस तरह के सवाल उससे पूछे जा सकते हैं। वर्क आफ्टर फर्स्ट सेशन, पहले सेशन के फ़ौरन बाद आपने केस की फॉर्मुलेशन का स्केच तैयार करना है। नेक्स्ट सेशन एंड फर्दर सेशंस, दूसरे सेशन का फॉर्मेट पहले से मुख्तलिफ होता है, लेकिन आम तौर पर इसके बाद अगले सेशंस का जो फॉर्मेट है, तीसरे चौथे सेशन जो होते हैं, आलमोस्ट सेम होता है। सबसे पहले जो आपने पहले सेशन में क्लाइंट को होमवर्क दिया होता है, इसके रिलेटेड डिस्कशन होगी सेकंड सेशन के अंदर, और होमवर्क में मूड डायरी भी शामिल होती है। यानी कि इसके अंदर ये कॉलम बना हुआ है, पहले डेट एंड टाइम क्लाइंट को कहा जाता है कि डेट लिखनी है और सिचुएशन लिखनी है, और फिर मूड लिखना है कि कौन सी सिचुएशन थी और सिचुएशन में उसका मूड कैसा था। इसके बाद फॉर्मल असेसमेंट की जाती है, मसलन एंजाइटी वाले बंदे से BDI, बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री वगैरह का टेस्ट लिया जाता है, जिसका रिज़ल्ट जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म में लिखा जाता है। इससे क्लाइंट को भी अपनी जो है कंडीशन का अंदाज़ा हो जाता है। क्लाइंट के साथ पहले वाली केस फॉर्मुलेशन भी शेयर की जाती है कि मेरे ख्याल में आपको ये मसाइल हैं। इसके बाद उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है जो कि क्लाइंट के लिए बहुत अहम है, और साथ साथ उन इरेशनल बिलीव्स को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इनके अल्टरनेटिव रैशनल बिलीव्स के बारे में भी इसे आगाह किया जाता है। इसके अलावा कह रहा है कि रिलैक्सेशन, हिप्नोसिस, विजुअल इमेजरी, डीप ब्रीथिंग, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स वगैरह भी उससे करवाई जा सकती हैं। आखिर में दोबारा से होमवर्क दिया जाता है। मसलन अगर क्लाइंट ने पहले सेशन के बाद अब तक मूड डायरी लिखी है तो अब हम इसे डिसफंक्शनल थॉट्स भी उसके अंदर ऐड करवा देंगे, और आखिर में क्लाइंट से फ़ीडबैक भी ली जाती है। इस बार क्लाइंट ज़्यादा ऑनेस्टली फ़ीडबैक देगा, जिससे आपको अपना काम जो है वो इम्प्रूव करने में ज़्यादा मदद मिलेगी। यहाँ पे एक अहम नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, हर सेशन के बाद आपने केस फॉर्मुलेशन को रिव्यू करना है, और अगर इसमें तब्दीली करने की ज़रूरत हो तो तब्दीली भी करनी है। केस फॉर्मुलेशन का एक अहम मकसद इंटरवेंशन भी है। हमने एक मिसाल ऊपर पढ़ी कि एक जो है वो सिचुएशन, एक में किताब को देखकर जो है वो एग्ज़ाम एंजाइटी होती है। एक स्टूडेंट है जिसको किताब को देखता है तो उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है, एग्ज़ाम से उसको डर लगने लग जाता है, तो वो इससे बचने के लिए किताब को ख़ुद से दूर कर देता है।
इससे एक तो वो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं कर पाता, दूसरा वो एंजाइटी को फेस करने की एबिलिटी भी लूज़ कर देता है। ऐसी सूरत में एक इंटरवेंशन पॉइंट ये है कि हम इसे एंजाइटी को बर्दाश्त करने की आदत डालें। दूसरा इंटरवेंशन पॉइंट ये है कि हम इसे रिलैक्स करवाएं और किताब की तरफ लेकर जाएं। इसमें फिर से एंजाइटी पैदा होने लगे तो इसे दोबारा रिलैक्स करवाएं और फिर किताब की तरफ जो है लेकर जाएं। नेक्स्ट हमारा है रैशनल और इर्रेशनल बिलीव्स। हम देखेंगे कि इन बिलीव्स को हम रैशनल और इर्रेशनल का नाम क्यों देते हैं। बिलीव्स होते हैं जिनको हम रैशनल क्यों कहते हैं कि ये बिलीव रैशनल है और ये इर्रेशनल है। जो चीज़ आपके गोल्स के रास्ते में आकर आपको इस गोल से रोकती है वो इर्रेशनल है। मसलन इम्तहान में पास होने के लिए आपको मेहनत करनी है, मेहनत के लिए कुछ हद तक एंजाइटी होनी चाहिए जो कि आपको स्ट्रगल करने के लिए मोटिवेट करती है। लेकिन जब ये एंजाइटी बढ़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो मसलन आप किताब को हाथ लगाने से भी डरते हैं, एग्ज़ाम्स का नाम सुनकर खौफज़दा हो जाते हैं। ये चीज़ आपके गोल्स में हर्डल पैदा करती है। ये एक इरेशनल चीज़ है। और कह रहा है कि इसके अंदर जो डिस्टर्ब पीपल कहा जाता है इस तरह के लोगों को, अगर ये लोग अपनी इन इरेशनल बिलीव्स पर कायम रहें तो मज़ीद डिस्टर्ब होते चले जाते हैं। नेक्स्ट है CBT इज़ एन एक्टिव एंड डायरेक्टिव थेरेपी। एक्टिव एंड डायरेक्टिव का मतलब ये है कि इसमें थेरेपिस्ट दूसरे जो है वो थेरेपिस्ट की तरह आपकी बात जो है वो तवज्जो से सुनता है, लेकिन आपको इंटरप्रेट भी करता है, साथ साथ सवालात भी करता है, क्योंकि हमने क्लाइंट को रियलाइज़ करवाना है कि इसकी प्रॉब्लम की वजह से इसके खुद के इरेशनल बिलीव्स हैं, जो इसकी प्रॉब्लम जो हैं वो उनकी क्या वजह है, इसके खुद के रैशनल बिलीव्स। हमने उसके बिलीव्स को चैलेंज करने के लिए एक एक्टिव रोल प्ले करना है और साथ साथ डायरेक्टिव भी होना है, यानी इसे बताना है कि इसकी किन किन सोचों से क्या क्या जो सोचें हैं उसकी उनमें क्या क्या गलतियां हैं। नेक्स्ट है हमारा है डिस्प्यूटिंग ऑफ इरेशनल बिलीव्स। इसकी हम टाइप्स देखेंगे इरेशनल बिलीव्स की। उससे पहले आप लोगों को मैं एक दफ़ा फिर बता दूं, जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि हर टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं उसको लिस्ट वाइज जो है मैंने जो कमेंट के अंदर लिखा हुआ है, कमेंट को मैंने पिन किया हुआ है और हर टॉपिक के आगे एक टाइम लिखा हुआ है। अगर आप कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप टॉपिक के आगे जो टाइम लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, वीडियो में आप उस जगह पर चले जाएंगे जहाँ से वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। आगे देखते हैं, हम पढ़ रहे थे इरेशनल बिलीव्स की टाइप्स। एम्पिरिकल डिस्प्यूटिंग जो कितने तरीक़ों से की जाती है उसके मेथड्स देख रहे हैं हम। एम्पिरिकल डिस्प्यूटिंग में कह रहा है कि इसका आगाज़ हम एक मिसाल से करते हैं कि मेरी वालदा से मेरी लड़ाई होती है और वो मुझे बुरा भला कहती हैं। इसकी एक वजह जो है मेरे जहन में आती है कि मेरे माँ बाप मेरे से प्यार नहीं करते, वो जो है दूसरे बहन भाइयों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम इमोशनल डिस्प्यूट करते हैं कि ये चीज़ कि मेरी वालदा की चले बात कर लेते हैं कि मेरी माँ मेरे से प्यार नहीं करती। इस चीज़ को डिस्प्यूट करने के लिए एज आ साइकोलॉजिस्ट आप सवालात करेंगे। मसलन, क्या कभी आपकी माँ ने आपको खाना खिलाया? क्या आपको कोई ऐसा वक्त याद है जब उन्होंने आपको प्यार किया, गोद में बिठाया हो, आपकी तकलीफ़ दूर की हो? इसके अपोजिट सवाल भी किए जा सकते हैं। मसलन, आपकी वालदा ने कितनी दफ़ा आपको मारा, या कितनी दफ़ा जहर देने की कोशिश की, या कितनी दफ़ा आपको बुरा भला कहा। डिस्प्यूटिंग थॉट्स जो हैं वो क्वेश्चनिंग ऑफ परसेप्शन इज़ एम्पिरिकल। यानी कि अभी देखें, आप कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करें और सोचें कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने किसी के रिलेटेड कोई परसेप्शन बनाई हो और वो परसेप्शन जो है वो बाद में गलत साबित हो गई हो। ये चीज़ जो है अपने जहन में लेकर आएँ। नेक्स्ट हमारा है फंक्शनल डिस्प्यूट नंबर 2। ये डिस्प्यूटिंग की दूसरी टाइप है। इरेशनल बिलीव के को जो हम डिस्प्यूट करते हैं उसकी सेकंड मेथड ये है, समझ लें आप। अगर कोई बिलीव हमारे गोल्स के रास्ते में हर्डल पैदा करता है तो वो डिसफंक्शनल भी है। और उसके अलावा कह रहा है कि आपने क्लाइंट को ये प्रूव करना होता है कि इसके डिसफंक्शनल बिलीव्स किस तरह गलत हैं। पहले हम थोड़ी एम्पिरिकल डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं कि मसलन आप इमेजिन करें एग्ज़ाम्स में फ़ेल हो गए हैं तो क्या होगा। घर कैसे जाएंगे, अब्बू को कैसे दिखाएंगे, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। अब्बू अक्सर आपकी वजह से परेशान रहते हैं, वो आप पर गुस्सा नहीं होंगे। देखिए, पहले आप घर जाने से ही डर रहे थे, लेकिन अब आपने एक कह रहे कि सूरत हाल को आपने एम्पिरिकल डिस्प्यूट में ब्रेक डाउन कर लिया है। फंक्शनल डिस्प्यूट में आपसे कहा जाता है कि
इसलिए कि आप सोच रहे हैं कि तबाही बर्बादी आएगी अगर आप फेल हो गए। ये चीज़ आपको इतनी एंजाइटी दे रही है कि आप पढ़ाई ही नहीं कर रहे, इस वजह से आप एग्ज़ाम्स में पास नहीं होंगे, जबकि आपका गोल है कि एग्ज़ाम्स में पास होना, लेकिन इस एंजाइटी की वजह से आप फेल होने की तरफ जा रहे हैं। ये एक फंक्शनल डिस्प्यूटिंग है, यानी कि इस चीज़ से फिर बंदे के अंदर मोटिवेशन आती है कि वो एग्ज़ाम्स की तैयारी की तरफ जाए, एग्ज़ाम्स की तैयारी करने लग जाता है बजाय इसके कि वो फेल हो जाए। नंबर 3, लॉजिकल डिस्प्यूट्स। मसलन एक इंसान सोचता है कि इसने फ़लाँ वक्त में अपनी माँ के साथ कुछ बुरा किया था या किसी को अजियत दी थी, इसलिए वो बुरा शख्स है, इसे जीने का कोई हक नहीं। लॉजिकल डिस्प्यूट्स के मुताबिक बुरे एक्शंस बुरे होते हैं, लेकिन बुरे एक्शन से आप बुरे नहीं बन जाते, इंसान बुरा नहीं बन जाता, क्योंकि आप में हर वक्त ये पोटेंशियल होता है कि आप अच्छे एक्शंस के ज़रिए अपने बुरे एक्शंस को अंडू कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। मसलन आपके साथ बुरा किए हुआ है तो आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आप उससे माफ़ी मांग सकते हैं, जिसके ज़रिए वो चीज़ जो है वो आपने जो बुरा किया होता है वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास चौथी टाइप है फ़िलोसफिकल डिस्प्यूटिंग। कोई ऐसा क्लाइंट जिसको वाकई लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, माजी में बहुत ज़्यादा अब्यूसिव माजी है उसका, तो आप फ़िलोसफिकल डिस्प्यूट इस तरह कर सकते हैं कि वो आपसे कहे कि मेरी पूरी ज़िंदगी पेन है पूरी ज़िंदगी में, तो आप पूछ सकते हैं क्या इसके बावजूद भी थोड़ी सी भी इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है कि कहीं किसी जगह पर आपने किसी भी इवेंट पर आपने खुशी महसूस की हो, तो इसको हम फ़िलोसफिकल डिस्प्यूटिंग का नाम देते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि किसी चीज़ को मैं मज़ीद एक्सप्लेन करूं या कोई एग्जांपल्स आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं एग्जांपल्स के ज़रिए, तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने बिल्कुल टॉप पर, तो वहाँ से भी आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह कंप्लीट आपकी हेल्प करूँगा। कोई टर्म आपकी समझ में नहीं आती या कहीं भी कोई भी पॉइंट है जो इसका आपको समझ नहीं आता, आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको जो है वो कोई भी कंसेप्ट जो आपका क्लियर नहीं हो रहा है इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है रीफ्रेमिंग, रीफ्रेंटिंग। जो सिचुएशन क्लाइंट फेस कर रहा होता है, हम इसके साथ बैठकर इसका लॉस बेनिफिट जो है वो एनालिसिस करते हैं, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कहते हैं इसको। इसका एक तरीका ये भी है कि आप ब्लैंक पेज लेकर इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें, एक पर बेनिफिट्स और दूसरे पर जो है वो कॉस्ट्स लिखें, और जो भी इश्यूज़ क्लाइंट के हैं इनको इस तरह एड्रेस करते हैं कि एक चीज़ की मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज़ लिखी जाती हैं और उसके बेनिफिट्स को देखा जाता है और उसके नुकसानात यानी कि बेनिफिट नफ़ा नुकसान दोनों को लिख लिया जाता है। तो इस तरह देखा जाता है कि इस चीज़ का नुकसान कितना है और फ़ायदा कितना है। बिब्लियोथेरेपी, ट्रीटमेंट बाय बुक्स। क्लाइंट ने अपने टाइम में किताब से या यूट्यूब वीडियो से एजुकेशन लेनी है कि कैसे ख़ुद को ठीक करना है। साइकोलॉजिस्ट में क्लाइंट को मुख्तलिफ आर्टिकल्स बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं जिनको पढ़कर वो ख़ुद को ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। नंबर 7, प्रीचिंग ऑफ अ स्पेसिफिक रिलीजन बाय द एक्सपर्टीज ऑफ दैट रिलीजन। इसको हम प्रोसेलिटाइजिंग का नाम देते हैं, यानी कि क्लाइंट को कहा जाता है कि अगर आपको एक मॉडल समझना है तो ख़ुद को ठीक करने के लिए आप दूसरों को भी इस बारे में प्रीच कर सकते हैं, यानी कि दूसरों को भी इसके बारे में समझाएं। इस तरह क्लाइंट का अपना बिलीव भी मज़ीद उसके बारे में स्ट्रॉन्ग होता जाता है, यानी कि एक चीज़ पर वो बिलीव करना चाह रहा है ना, तो उस चीज़ के बारे में दूसरों को बताना शुरू कर दे तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ उस क्लाइंट के जहन में भी बैठती जाएगी। रीफ्रेमिंग, नंबर 8, इसमें हम एक सिचुएशन को जिस अंदाज से क्लाइंट देख रहा होता है एक मुख्तलिफ अंदाज में इसके सामने रख देते हैं और इस मुख्तलिफ अंदाज की वजह से सिचुएशन के मीनिंग भी तब्दील हो जाते हैं, यानी कि वो और सिचुएशन में और अंदाज से सोच रहा है तो हम उस बात को किसी और अंदाज में उसके सामने बयान करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का जो एक होता है एक कंडीशन होती है, वर्स कंडीशन होती है, वो सिवियरिटी होती है उस चीज़ की, वो कम हो जाती है। नंबर 9, स्टॉप ऑन मॉनिटर। क्लाइंट से हम कहते हैं कि आप दुनिया में चलते चलते जो है वो बहुत परेशान हैं, कुछ देर के लिए रुक जाएं, सब काम छोड़ दें, सिर्फ अपनी थॉट्स को मॉनिटर करें। नंबर 10, रैशनल इमोटिव इमेजरी। आप
इमेजिन करें कि आप एक एग्ज़ाम्स में एक एग्ज़ाम कोई दिया आपने, उसमें फ़ेल हो गए हैं। वो फीलिंग्स भी इमेजिन करें कि आप कहीं के नहीं रहे। अब क्या होगा? घर से मार पड़ेगी, बहुत बेइज्जती होगी। आप सोचें कि रिज़ल्ट आ गया, आप सोचें आप फेल हो गए हैं, लेकिन अब आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा सुसाइडल नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हैं। हो सकता है इससे आप कुछ बेहतर महसूस करें। इसको मैं एक अलग वीडियो के अंदर डिटेल से इंशाल्लाह ताला आपके सामने बयान करूँगा। इस चीज़ को, काफ़ी लेंथी टॉपिक है ये रैशनल मोटिव इमेजरी का। नंबर 11, कोपिंग स्टेटमेंट्स। मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ। आपने किसी जगह प्रेजेंटेशन देने जाना है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स क्लाइंट्स को कहा जाता है कि वो लिखे और याद करे। जब मुश्किल पेश आए तो इन्हें याद करे। क्लाइंट को छोटी छोटी जो चिट्स हैं उसकी सूरत में ये स्टेटमेंट्स दे दी जाती हैं, यानी कि उसके सामने हर टाइम मौजूद होती हैं। वो जब उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उनको खोल कर, उनको देख कर पढ़ सकता है। नंबर 12, ह्यूमर। मज़ाक से भी आपका मूड बेहतर हो सकता है। 13, एनकरेजमेंट। एक अच्छे थेरेपिस्ट को कॉन्स्टेंटली अपने क्लाइंट को एनकरेज करते रहना चाहिए, इसका हौसला बढ़ाते रहना चाहिए, उसे मोटिवेट रखना चाहिए। नंबर 14, शेम अटैकिंग। दिस इज़ अ बिहेवियरल टेक्निक। ख़ासकर हमारी सोसाइटी में हम अपने गुनाह को नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि दूसरों को इसका पता तो नहीं चला, हमारा गुनाह जितना भी बड़ा हो दूसरों के आगे बेइज्जती ना हो बस। मसलन आप जब रास्ते में चलते जा रहे होते हैं, आपको ठोकर लगती है, आप गिर जाते हैं, तो आप अपनी चोट के बारे में नहीं सोचते कि आपको चोट लगी या नहीं लगी। आप सबसे पहले ये देखते हैं कि आपको किसी ने देखा तो नहीं। इसके लिए थेरेपिस्ट क्लाइंट के सामने ऐसी हरकतें करते हैं जो कि नॉर्मल रूटीन में इनके लिए शर्म का बायस होती हैं। मसलन अपने ऊपर पानी का गिलास गिरा लेते हैं या चलते चलते जानबूझकर गिर जाते हैं और क्लाइंट से कहते हैं हंसो मेरे पर, क्या हो गया, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपके हंसने से। इसमें शर्म का भूत जो है वो उतारने की कोशिश की जाती है क्लाइंट में। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है पैराडॉक्सिकल प्रोसेस। थेरेपी इज़ अ पैराडॉक्सिकल प्रोसेस। जब दो चीज़ें एक साथ एक दूसरे को चैलेंज करती हैं तो इसको हम पैराडॉक्सिकल प्रोसेस कहते हैं। अभी हम कुछ प्रोसेस पढ़ेंगे पैराडॉक्सिकल। पहला है नॉर्मलाइज द एबनॉर्मल। दिस इज़ फर्स्ट पैराडॉक्स फॉर थेरेपिस्ट। मसलन एक क्लाइंट आपके पास आया हो और अपने इमोशंस को एबनॉर्मल समझता है वो, जबकि दरअसल ऐसा नहीं है। हम अपनी किसी नॉर्मल चीज़ को जो है एबनॉर्मल समझना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से एक कंटिन्यूस साइकिल शुरू हो जाता है और हम मज़ीद परेशान और वाकई एबनॉर्मलिटी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वो बंदा आपको कहता है कि मैं फ़लाँ तारीख को जॉब इंटरव्यू है मेरा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे पिछले एक हफ़्ते से नींद भी नहीं आ रही। तो आप इसको समझाते हैं कि अगर ये इंटरव्यू वाकई बहुत अहम है तो थोड़ी बहुत परेशानी तो जायज़ है। वो कहते कि परेशानी बहुत ज़्यादा है, तो इसको कम करने के लिए हम मुख्तलिफ़ टेक्निक्स जैसे मसल रिलैक्सेशन वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और या फिर जो इंटरव्यू इसने देना होता है इसकी हम ट्रेनिंग करवाते हैं, बार बार उसकी हम रिपीटिशन करवाते हैं, जिससे उसका जो डर है कम होता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। आगे है एक्सेप्टेंस एंड चेंज। दिस इज़ सेकंड पैराडॉक्स। एक्सेप्टेंस ऑफ रियलिटी अराउंड यू। जो कुछ भी गलत हो रहा है इसे एक्सेप्ट करना, एक चीज़ जो क्लाइंट के लिए एंजाइटी का बायस बनती है, जिसके लिए वो कहता है कि काश ऐसा ना होता, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ चेंज की तरफ पहला स्टेप है। एक तो हम अपने हालात को एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ अपने हालात को चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं। इससे हम ख़ुद को भी चेंज कर रहे हैं और हालात को भी। मसलन एक औरत अपने हस्बैंड से मार खाती है तो हमने उसे इस काम के लिए कोपिंग नहीं सिखानी कि वो मार बर्दाश्त करे, हमने इसे एम्पावर करना है कि वो कैसे खुद को इस सिचुएशन से बचा सकती है। डिस्ट्रैक्शन या फिर एस्केप एंड कन्फ्रंटेशन। दिस इज़ थर्ड पैराडॉक्स। जो लोग बहुत ज़्यादा स्वेयर एंजाइटी को सफ़र कर रहे होते हैं, हमें उनको सिखाना है कि रिलैक्स कैसे किया जाए। दिस इज़ डिस्ट्रैक्शन। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये लोग एंजाइटी से भागते हैं, एंजाइटी को के ट्रिगर्स, जिन रीज़न से एंजाइटी पैदा होती है, इनको भी अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम उनको एंजाइटी बर्दाश्त करने की भी आदत डालते हैं। दिस इज़ कन्फ्रंटेशन। बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट। पहला है कॉन्टेक्स्ट। क्लाइंट के ही अल्फाज में डिटेल से लिखें लें, जो क्लाइंट कहता है उसी सेम अल्फाज में, उर्दू में, पंजाबी में, इंग्लिश में, जिस भी ज़ुबान में वो बताता है। मसलन सोशल एंजाइटी का क्लाइंट्स
है जो कहता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि मैं लोगों से सही तरह बात नहीं कर सकता। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट है, ये एक प्रैक्टिकल है, इसको आप लोगों ने ज़्यादा गौर से सुनना है। पहले अब तक जो हम पढ़ रहे थे वो थ्योरी थी, अभी हम प्रैक्टिकल वाले पोर्शन की तरफ आ रहे हैं। इसमें आपको बताऊंगा कि एक प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने लिया है, तो कैसे आपने डील करना है अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है तो। सोशल एंजाइटी का क्लाइंट जो कहता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि लोग सही तरह मेरे से बात नहीं करते, मैं लोगों से सही तरह बात नहीं कर सकता, मुझे एंजाइटी होगी, लोग मुझे पागल समझेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, ये बात मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। इन शॉर्ट, आपने क्लाइंट के थॉट प्रोसेस को उसी के अल्फाज में लिख लेना है। हाइपोथेसिस, क्लाइंट से कहना कि आपने मार्केट में जाकर शॉपिंग करनी है, मार्केट में जाना है, शॉपिंग करनी है और आप इसके काबिल हैं। क्लाइंट कहेगा कि मैं शॉपिंग करने के काबिल नहीं हूँ, लोगों से जो है वो इंटरेक्शन नहीं कर सकता। आपने इस बात पर एग्री कर लेना है कि ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, क्लाइंट को अपनी बात कहनी है। आपने हाइपोथेसिस क्या बनाया है कि क्लाइंट शॉपिंग कर सकता है, लेकिन क्लाइंट ने क्या कहा कि वो शॉपिंग नहीं कर सकता। प्रोसीजर के अंदर एक्सपेरिमेंट हमने करना है। नंबर 3 और 4 स्टेप ये कंबाइन इसके अंदर बता रहा है कि अभी आपने एक्सपेरिमेंट करना है कि क्लाइंट जो है वो अपनी बेगम के साथ मार्केट जाता है और शॉपिंग करके वापस आ जाता है। ये हो गया एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन। अभी एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, अभी एक डिज़ाइन बनाया कि इस तरह होगा। प्रिपरेशन, अब क्लाइंट कहता है कि मुझ में हिम्मत नहीं है मार्केट जाने की, इसका सोचते ही मुझे एंजाइटी शुरू हो जाती है। इसका एक तरीका तो ये है कि हम लेंथी प्रोसीजर जो है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का फॉलो करें। दूसरा यह है कि इन्हें एक ट्रैंकुलाइज़र दे दी जाती है जिससे क्लाइंट की इनिशियल हेजिटेशन कम हो जाएगी। और ये 2 मेथड हैं। हम आमतौर पर जो है वो दूसरा मेथड जो है इस्तेमाल करेंगे, यानी कि उसको मेडिसिन दे दी जाएगी जिससे कुछ हद तक जो है उसकी वो एंजाइटी का जो लेवल है कुछ हद तक कम हो जाएगा। अच्छा, अभी मार्केट जाना है, एक्सपेरिमेंट जो हमने डिज़ाइन किया था उसको उस पर अमल करने का टाइम आ गया। क्लाइंट को ट्रैंकुलाइज़र दे दी जाती है मार्केट जाने से पहले और अब बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट पूरा किया जा सकता है। उन्होंने वहाँ जाकर शॉपिंग वगैरह करनी है। फाइंडिंग्स एंड ऑब्जर्वेशंस, जब वो मार्केट गए तो वहाँ पर इन्हें एक दोस्त मिल गया, जिस चीज़ से वो अवॉइड कर रहा था वही हुआ, यानी कि ट्रैंकुलाइज़र। लेकिन ट्रैंकुलाइज़र के असर की वजह से क्लाइंट ने अपने दोस्त से नॉर्मल कन्वर्सेशन की, अच्छे तरीके से शॉपिंग भी की और फिर क्लाइंट और उसकी बेगम घर वापस आ गए। कंक्लूजन, क्लाइंट ने खुद ही अपने बिहेवियर से अपना हाइपोथेसिस कि मैं मार्केट में जाकर शॉपिंग नहीं कर सकता, खुद इसको डिसअप्रूव कर दिया। इसके बाद इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि क्लाइंट में इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा हो जाए कि वो बगैर ट्रैंकुलाइज़र के शॉपिंग करने जा सकता है। ये सब बताने का मकसद मेरा ये था कि आपको पता चल सके कि बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट कैसे कंडक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इन विवो सेंटिसाइजेशन। एक साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट के साथ कुछ वक्त गुजारता है, इसे कंपनी दे सकता है, इसके लिए मॉडलिंग का प्रोसेस जो है वो कर सकता है। मसलन एक क्लाइंट जो कि पार्क में वॉक करने से डरता है तो साइकोलॉजिस्ट के साथ पार्क में वॉक कर सकता है ताकि क्लाइंट के डर को ख़त्म कर सके। इस चीज़ को इन विवो सेंटिसाइजेशन का नाम दिया जाता है। ट्रीटमेंट बाय वर्चुअल रियलिटी, रियल लाइफ इन विवो सेंटिसाइजेशन की बजाय वर्चुअल का इस्तेमाल किया जाता है। 3D स्क्रीन्स के ज़रिए एक कमरे में बैठे बैठे क्लाइंट को ऐसी जगह ले जाया जाता है जिससे वो डरता है और ऐसे सिचुएशन से जो है वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि वो फ़र्ज़ करें वो अंधेरे से डरता है तो उसकी स्क्रीन, उसके आंखों के सामने इस तरह की स्क्रीन लगा दी जाती है कि वो अंधेरा होता है, उस जगह पे कोई अंधेरे वाला कमरा होता है, तो उसके अंदर फिर उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है क्लाइंट के। सोशल स्किल ट्रेनिंग, पहला है आई कांटेक्ट। जब हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो मुनासिब आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं वो आंखें झुका कर रखते हैं। एंशियस लोग जो होते हैं वो इर्द गिर्द देख रहे होते हैं। बाज़ औक़ात ये बीमारी नहीं होती बल्कि इनको मुनासिब आई कांटेक्ट करना ही नहीं आता। तो सोशल स्किल ट्रेनिंग में आई कांटेक्ट जो है इंसान का दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्माइलिंग। जब लोगों की तारीफ़ की जाए या कोई इनाम दिया जाए तो वो स्माइल करते हैं। कुछ लोग फेक स्माइलर्स भी होते हैं और कई लोग इनएप्रोप्रिएट स्माइलर्स भी होते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस सिचुएशन में किस तरीके से जो है वो स्माइल करना है और किस सिचुएशन में स्माइल नहीं करना, और अगर स्माइल करना है तो कैसे करना है। अच्छा व्यूअर्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो वीडियो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी।
तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, उन लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और साइकोलॉजी के रिलेटेड इंशाल्लाह ताला और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो यहाँ पर इस चैनल पर अवेलेबल होंगी। और साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो ये वीडियो एक दफ़ा देख लें इंशाल्लाह ताला। आप लोग यकीन मानें ये वीडियो कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी वीडियो। अच्छा, आगे चलते हैं। शेकिंग हैंड्स। कुछ कल्चर्स में मसलन जापानीज़ कल्चर में हाथ मिलाने का कंसेप्ट नहीं है। कुछ कल्चर्स में सेम जेंडर के लोग हाथ मिला सकते हैं, लेकिन कुछ में अपोजिट जेंडर के लोग भी हाथ मिला सकते हैं। ये सोशल स्किल ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है राइट टोन, राइट वॉल्यूम ऑफ वॉइस। हर सिचुएशन का अपना कॉन्टेक्स्ट होता है और उसके मुताबिक टोन जो है वो या वॉल्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कि दूसरों की फीलिंग को समझना, उनका एहसास करना और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना। हम जो बात कर रहे होते हैं उसका दूसरों पर, बंदे पर क्या असर होगा, इसके चेहरे और बॉडी लैंग्वेज की तरफ तवज्जो देना ताकि हमें समझ आ जाए कि हमारी बात का इस पर क्या असर हुआ है और इसके मुताबिक अपनी मज़ीद बात को मैनेज कर सकें। एप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज। मसलन एक बंदा आपको अपने दुख सुना रहा है और आप आगे से हंस रहे हैं, कह के लगा रहे हैं, या अचानक मुंह किसी और तरफ कर लेते हैं, तो ये कोई और बात शुरू कर देते हैं, ये इनएप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्स है। हाउ टू लर्न। अच्छा, अब इन चीज़ों को कैसे सीखा जा सकता है? मॉडलिंग है, दो मेथड यहाँ पे, मॉडलिंग और रोल प्लेइंग। मॉडलिंग में कह रहा है कि स्माइल करके दिखाएं, आप उसको कैसे स्माइल करनी है क्लाइंट को, ये हाथ मिलाकर दिखाएं, यानी कि खुद प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कौन सा काम कैसे करना है, ये है मॉडलिंग। रोल प्लेइंग है, थेरापिस्ट किसी किरदार को अडॉप्ट करता है और क्लाइंट से कहता है कि इसे डील करें। मसलन थेरापिस्ट एक स्ट्रेंजर बन जाता है और क्लाइंट से कहता है कि मेरे साथ गपशप करो, या क्लाइंट का कोई रिलेटिव जिसके साथ उसको इशू होता है वो रिलेटिव बन जाता है और वो सही तरह उसके साथ डील नहीं कर सकता थेरापिस्ट के अपने रिलेटिव के साथ, तो क्लाइंट वो उस रिलेटिव का रोल अदा करता है और बाद में उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को वीडियो जो है उसकी वो दिखाई जाती है ताकि वो ख़ुद को असेस कर सके। दिस वॉज ऑल अबाउट CBT। अभी आपने किसी इंस्टीट्यूट में जाकर इन सब चीज़ों को अप्लाई करने की कोशिश करनी है। इससे आपकी जो है वो एक तो मज़ीद आपकी प्रैक्टिकल एक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दुआओं में याद रखें। आप लोगों से मुझे कुछ नहीं चाहिए इस वीडियो के बदले, ये जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ये इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मेरी काफ़ी मेहनत हुई है और काफ़ी सारी चीज़ों का ये निचोड़ है। ये वीडियो काफ़ी सारी स्टडी करने के बाद ये वीडियो मैंने बनाई है, ये चीज़ें सारी इकट्ठी की हैं। दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह ताला। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ शेयर करें और जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट नहीं हैं उनके साथ भी शेयर करें, क्योंकि ये सब लोगों के लिए यकसां हेल्पफुल है। जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम इंशाल्लाह ताला कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी